जब भी डिबेट हो और इस पे चर्चा हो और जयपुर के बारे में, मैं जयपुर से विधायक हूं और जयपुर के बारे में बात करें तो विद्याधर जी की बात नहीं करें, मिर्जा इस्माइल की बात नहीं करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। जयपुर शहर को 1727 में महाराज जयसिंह जी ने विद्याधर जी को एक काम दिया कि जयपुर को एक नई सिटी के रूप में बसाया जाए, तो 7 दरवाजों के साथ में, और जयपुर शहर का 4 साल तक काम चला और एक इस तरह की सिटी का निर्माण हुआ जो बाद में 19वीं शताब्दी में लोगों ने आकर के कहा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई देखने लायक शहर है तो वो जयपुर शहर है। 9 ब्लॉक में, जिसमें 2 ब्लॉक में राजभवन महल के रूप में और 7 ब्लॉक जो बचे हुए थे उसमें आम आदमी के लिए एक नया शहर जयपुर में बना के उन्होंने प्रस्तुत किया। और उस वक्त की जनसंख्या अगर की अपन बात करें तो 1 लाख की जनसंख्या थी जयपुर शहर की। उसके बाद में 1827 में मिर्जा इस्माइल जी को काम दिया गया और मिर्जा इस्माइल ने जयपुर का एक्सटेंशन किया। जयपुर की 4 दीवारी के बाहर जयपुर शहर को बसाया गया, जिसमें यहाँ की कॉलोनियां थी जो A, B और C, D, E के रूप में कॉलोनियां डेवलप की गई और इनको एक नए रूप के अंदर दिया गया। 1940 में महाराजा कृष्ण राजा की मृत्यु के बाद में महाराजा धर्मराज वाडियर जो मैसूर के राजा थे, उन्होंने वहां से मिर्जा इस्माइल को दीवान साहब के रूप में जयपुर में लाके स्थापित किया और पूरे जयपुर को एक नया रूप यहाँ जयपुर का देखने को मिला। मैं आज ये कह सकता हूं कि जयपुर या राजस्थान के अंदर अगर लोकल बॉडी और यूडीएस डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट और शहरी निकाय को विकास करने के लिए अगर कोई काम किसी ने आजादी के बाद में अगर किसी ने किया है तो हमारे यूडीएस मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने किया है। चाहे वो जयपुर का मसला हो, चाहे कोटा का मसला हो, चाहे जोधपुर का मसला हो, चाहे उदयपुर का मसला हो, जयपुर शहर को जो आज नए आयाम मिले हैं, हम अच्छे से देखते आए हैं कि पिछले टेन्योर से पहले जब आगरा रोड पे आवागमन करते थे तो आवागमन की स्थिति नहीं थी, बहुत भयावह स्थिति थी, रोज जाम लगते थे। एक टनल बनाई गई और जयपुर शहर को एक नया आयाम दिया, रोड और ट्रांसपोर्ट विकसित हुआ। और आजादी से लेकर के जब 98 में हमारी सरकार बनी तब तक जयपुर शहर के अंदर इस तरह जाल डेवलप हो गया, सोसाइटियां डेवलप हो गई और कोई उनको रेगुलराइज करने की बात नहीं कर रहा था। जयपुर शहर को मॉडर्न जयपुर शहर की शक्ल देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे यूडीएस मंत्री ने किया। 98 में पहली बार, 98 से पहले किसी आदमी का मकान अगर 1 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ की लागत है उसकी या 4 करोड़ की लागत है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। सभापति महोदय, जेडीए का पट्टा नहीं था, भवन रेगुलराइज नहीं थे और आवश्यकता इतनी थी जयपुर शहर के अंदर। उससे पहले हमारा शासन नहीं था 8 सालों तक। शहर बहुत जबरदस्त तरीके से विकसित हो चुका था, विराट रूप ले चुका था और हर जगह एनक्रोचमेंट थे। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि जयपुर शहर में, राजस्थान में पहली बार अगर आवासीय पट्टों का सरलीकरण किया गया तो कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में और शांति धारीवाल जी के नेतृत्व में किया गया और पहली बार आम आदमी को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक अगर कभी मिला तो 1998 से 2003 के टेन्योर में मिला। और जब हमारी सरकार आई, चाहे वो 98 का टेन्योर हो, चाहे वो 2008 का टेन्योर हो, चाहे 2018 का टेन्योर हो, हर टेन्योर में प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, आम आदमी को राहत किसी टेन्योर में मिली तो हमारे कांग्रेस के टेन्योर में मिली। इनके टेन्योर में शहर का विकास नहीं हुआ, शहर में कब्जे हुए संपत्तियों के ऊपर ऐसी कोशिशें की गई। सेंट्रल पार्क एक जीता जागता नमूना है। यहाँ पर ऐसी कोशिश की गई सेंट्रल पार्क जैसी जमीन को कि उसके टुकड़े करके बेच दिया जाए, जौहरियों के हाथों में डाल दिया जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा यूडीएस मंत्री को कि उस वक्त उन्होंने इंटरवीन किया और जयपुर शहर को एक ऐसी सौगात मिली जिसको पूरी दुनिया याद रखती है। आज जयपुर शहर में अगर कोई ऑक्सीजन है तो सेंट्रल पार्क के रूप में हम 4.5 किलोमीटर का एक ट्रैक बना हुआ है जिससे पूरा जयपुर शहर लाभान्वित होता है। सभापति महोदय, जब जयपुर शहर के अंदर
जो अभी पिछले टेन्योर के अंदर, जैसी 2018 में हमारी सरकार आई, तब से लेके अब तक 2300 बीघा भूमि हमने एनक्रोचमेंट से मुक्त कराई और मुक्त करा करके उसको रेवेन्यू जनरेट का माध्यम बनाया। पिछले टेन्योर में जगह जगह कब्जे, सोसाइटियों के झगड़े, हर तरीके का एनक्रोचमेंट पिछले टेन्योर में होता गया। 24 पार्क कब्जा मुक्त कराए गए, 29 सुविधा क्षेत्र मुक्त कराए गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जयपुर शहर के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो कांग्रेस के टेन्योर में ही हुआ। और मैं जब बात कांग्रेस के टेन्योर की करूंगा तो मैं एक शेर धारीवाल साहब के लिए जरूर बोलूंगा कि कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, ऐतिहासिक कार्य करने पड़ते हैं। चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, जब आप किसी उद्देश्य के साथ किसी काम में लगते हो तभी कामयाबी मिलती है। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की, न कोई शख्स लाजवाब होता। मैं कह सकता हूं कि हमारे विदेश मंत्री लाजवाब आदमी है। मैं अभी आ रहा हूं काम पे भी। 2-3 डिमांड पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं करना चाहता हूं सभापति महोदय। हमारे यहाँ जयपुर शहर के अंदर बहुत सारी कच्ची बस्तियां हैं और जब भी यूडीएच के अंदर डिबेट होती है, आज तक के इतिहास में जब भी जयपुर शहर में कच्ची बस्ती में काम हुआ है तो कांग्रेस के राज में काम हुआ है। चाहे राजीव गांधी आवास की योजना हो, चाहे शहरों प्रशासन शहरों के संग हो, चाहे प्रशासन गांवों के संग हो, आम आदमी को उसकी संपत्ति का मालिकाना हक अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जयपुर शहर में जवाहर नगर कच्ची बस्ती है सभापति महोदय, और मेरे आने से पहले हमारे यहाँ जब मैं वहां विधायक चुना गया, आप इस बात का ताज्जुब करोगे, जवाहर नगर कच्ची बस्ती के अंदर पानी, पीने का पानी उपलब्ध नहीं था सभापति महोदय, और करीब 50,000 की आबादी थी वहां पर। मैं चुनाव लड़ने गया, नालियों के अंदर पानी की लाइन थी और पानी की लाइन काट करके वहां लोग उससे पानी भर लेते थे। पूरे शहर में जाम लगता, जवाहर नगर कच्ची बस्ती का रास्ता हमेशा जाम रहता था। और आम आदमी जब पानी का कनेक्शन आता तो जो नाली का गंदा पानी था वो पहले लाइन के अंदर मौजूद मिलता और लाइन पानी जाने के समय उसको गंदे पानी को सक कर लेती। पानी आने के समय 10 मिनट तक तो गंदा पानी आता सभापति महोदय, और 10-15 मिनट में पानी चला जाता। तो रोज झगड़े होते। मैं जब चुनाव लड़ने गया विधानसभा क्षेत्र में जवाहर नगर कच्ची बस्ती में, तो मुझे एक औरत ने कहा कि मैं आज पड़ोसन से एक मटका पानी का उधार मांग के लाई हूं, कल भर के वापस दूंगी। नहाने धोने के पानी की तो दूर की बात है, बोली कल भर के वापस दूंगी, मेरे पास में पानी नहीं है। नहाने धोने की तो दूर की बात है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। और आज मुझे ये बताते हुए सदन को खुशी है कि 2-2 मंजिल की टंकियां लगी हुई है। दूसरी कॉलोनी में पानी आए ना आए, वहां 4थी मंजिल पे पानी चढ़ता है, टीले के आखिरी छोर पे पानी चढ़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा यूडीएच मंत्री महोदय को कि सिटी की प्लानिंग जो की जा रही है उसमें हर आदमी का, हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। बगराना कच्ची बस्ती पे कोई नहीं बोलेंगे, 10 तरह की बातें तो करेंगे लेकिन कच्ची बस्ती पे कोई नहीं बोलेंगे। बगराना कच्ची बस्ती एक ऐसी कच्ची बस्ती है जिसके लिए बगराना के वहां के लोगों को पहले स्टेशन से उठा करके उनको वहां बसाया गया कि आपको यहाँ फ्लैट बना के देंगे। और हमारे टेन्योर में राजीव गांधी आवासीय योजना के नाम से एक योजना लॉन्च की गई और उस योजना के तहत उसमें 1800 से ज्यादा फ्लैट बनाए गए। फ्लैट बनने के बाद में जब उनकी अलॉटमेंट की स्थिति आई तो उस स्थिति को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि वो राजीव गांधी के नाम से है। इस मामले में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी योजना किसके नाम से है, हमें ये देखना चाहिए कि गरीब के हक को हम छीन रहे हैं, उसको अपने घर में जाने से रोक रहे हैं। इन्होंने उसको डिले कर दिया। मुझे खुशी है सदन को बताते हुए कि हमने पिछले साल 1000 फ्लैट अलॉट किए हैं। अभी भी इनके आदमी जगह जगह कहीं कोर्ट केस कर रहे हैं, कहीं दिल्ली से चिट्ठियां भिजवा रहे हैं, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल में उसकी रुकावट डाल रहे हैं। मैं
अपील करना चाहूंगा मंत्री महोदय से राजाखेड़ा विधानसभा की जिस तरीके से हमने अलॉटमेंट दे दिए, जल्द से जल्द उनको पोजीशन देके उनको अपने आशियाना में जगह दी जाए, ताकि वो जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं उस तरह की जिंदगी से मुक्त हो। और एक बड़ी समस्या जयपुर शहर के अंदर अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो गई है कि बहुत सारे कॉलोनियां डेवलप हो गई इकोलॉजिकल क्षेत्र में, और हम और हमारे अधिकारी कोर्ट की नजीर देकर के बार बार उससे बच जाते हैं। और स्थितियां ये है कि जेडीए उस पर कार्रवाई करती है, किसी आदमी की जेन्युइन खातेदारी की जमीन में कोई आदमी प्लॉटिंग करता है, वो उसमें प्लॉटिंग नहीं कर सकता। चारों तरफ आबादी बसी हुई है और 1-1 लाख 2-2 लाख लोग बाग बसे हुए हैं। जेडीए वहां जाती है और जाके ये दावा करती है कि ये इकोलॉजिकल में हम बनने नहीं देंगे, और जबकि स्थिति ये है कि वहां एग्रीकल्चर जैसी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एग्रीकल्चर का कोई हालात नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम वहां एग्रीकल्चर जमीनें जहां नहीं है, जहां आवासीय कॉलोनी हो चुकी है, हम कोर्ट में उसकी प्ली करें और उसमें इस बात को इंश्योर करें कि जहां कॉलोनियां बस गई है, जहां आदमी बस गए हैं, उनको भी जब हम सरकारी जमीन पे रेगुलराइज करने का मौका दे रहे हैं, सरकारी जमीन पे आम आदमी को पट्टा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आदमी हमने पॉलिसी इतनी सरल बना दी कि 2021 तक रहने वाला आदमी हम उसको उसके मालिकाना हक दे रहे हैं, और हम उनको सिर्फ उन लोगों को रोक दें जो इकोलॉजिकल में बसे हुए हैं और अपने पैसे देकर के जमीन ली हुई है और बहुमूल्य पैसा देकर के उन्होंने मकान बनाया। सभापति महोदय, ये कमोबेश स्थिति पूरी राजस्थान में है। जहां जहां इकोलॉजिकल का मामला है, मेरी सदन के मार्फत ये गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ताकि इकोलॉजिकल में जो कॉलोनियां कट गई उनका रेगुलराइजेशन किया जाए, उनको पट्टे दिए जाए, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हमने राहतों का पिटारा खोल दिया। इस साल जिस तरीके से हमने कैंप लगे हुए हैं, जब हमने इस टेन्योर में घोषणा करी, तो मुझे खुशी है सदन को बताते हुए कि 20 लाख से ज्यादा लोगों को हम पट्टे अब तक दे चुके हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी जमीन पे अपने पैसे से मकान बना के रह रहे हैं, उनको भी हम रेगुलराइज करने का मौका दें, ताकि उसमें उनको वो आराम से गुजर बसर कर सकें। जब इसी टेन्योर के अंदर जब हमने ये जरूरत समझी, नरेगा की अपार सफलता, और नरेगा की अपार सफलता पूरी दुनिया में, नरेगा को न केवल दुनिया में एक्नॉलेज किया, न केवल भारत में एक्नॉलेज किया, बल्कि पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया। और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने ये पीड़ा समझी कि जो शहर में आदमी आता है और बाहर से आता है, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता, शहर की तरफ आकर्षित क्यों होता है आदमी? शहर की तरफ आकर्षित होता है कि मेरे को बेटर लाइफ मिले, मेरे को रोजगार मिले, और जब तक उसको रोजगार नहीं मिले तब तक क्या किया जाए? बेरोजगार घूमे। तो एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया गया जिसमें 100 दिन का रोजगार शहरी रोजगार क्षेत्र में उपलब्ध कराने की घोषणा करी। मुझे खुशी है कि इसी बजट में वो 100 दिन से बढ़ा करके आपने 125 दिन कर दिया। इससे न केवल आम आदमी को बल्कि हर उस बेरोजगार को सहारा मिल रहा है जो यहाँ रोजगार की तलाश में आता है। सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो आदमी चौकी पे आते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, मजदूर आते हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि एक ऐसा इंदिरा रसोई के नाम पर आपने एक ऐसी योजना चालू करी। अरे बैठो, अभी थारली बात पे भी आ रहे हूं। अरे बैठो। अरे भैया, ये बेईमानी इंदिरा रसोई की योजना लागू करी, और ऐसी योजना जिसमें आपको बैठा के खाना खिलाएंगे, थड़ी पे खड़े करके खाना नहीं खिलाएंगे, थड़ी पे खड़े करके खाना नहीं खिलाएंगे, खड़े करके नाश्ता नहीं देंगे, साफ टेबल कुर्सी पे बैठेगा, 2 सब्जी रायता मिलेगा और 8 रुपए में खाना खिलाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसी स्कीम नहीं है। जयपुर और राजस्थान एकमात्र ऐसी जगह है जहां आदमी ये उम्मीद कर सकता है कि मैं राजस्थान में अगर जाके रहता हूं तो न केवल मुझे भत्ता मिलता है, बल्कि मुझे शहरी रोजगार भी मिलता है, और मुझे खाने के लिए इंदिरा रसोई जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। मैं जब शहरीकरण की बात कर रहा हूं तो मैं चिरंजीवी की बात नहीं करूं, इलाज की बात नहीं करूं, तो ये बेईमानी होगी शहरीकरण के ऊपर। आज हमारे एसएमएस के अंदर राजस्थान के जो पेशेंट का इलाज होता है, करीब 10 से 15 हजार लोग पूरे एशियन कंट्रीज में
जयपुर का एसएमएस पहले प्रथम स्थान पे, जो न केवल इलाज कर रहा है बल्कि फ्री दवाई भी दे रहा है और फ्री इलाज भी कर रहा है। और अब मैं ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि पहले 5 लाख तक की बीमारी का सॉल्यूशन था, अब 10 लाख तक का किया पिछले बजट में और अब 25 लाख रुपए कर दिया। आज किसी आदमी को अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं है। अगर राजस्थान में जयपुर में इलाज कराने आ गया, पहले क्या होता था, मकान बिक जाते थे, जमीन बिक जाती थी, जायदाद बिक जाती थी। आप लोगों के भी बहुत से आदमी आते हैं, ये कहते थे कि अशोक गहलोत ने ये काम तो बहुत जोरदार किया, मुख्यमंत्री जी ने हमें जीने लायक छोड़ दिया, वरना घर में कोई आदमी बीमार हो गया तो हम उसका इलाज नहीं करा पाते थे। हम उसको ये सोच लेते थे कि अब तो जो भगवान करेगा वही होगा। और आज मुझे खुशी है कि आज धरती के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उन्होंने ये तय किया कि मैं ऐसे अभाव में, दवाई के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। मुझे खुशी है ये बताते हुए। 2-3 बातें मैं आपके माध्यम से जयपुर नगर निगम के बारे में और बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, जयपुर नगर निगम के अंदर, जयपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर हमने क्या किया वो मैंने आपको बताया, और जेडीए ने क्या किया वो भी मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देता हूं। न केवल टनल, एलिवेटेड रोड, सेंट्रल पार्क तो पिछले टेन्योर में किया, अब सिटी पार्क डेवलप किया। ये जो विधायक बैठे हैं ना, ये इनका सबके मकान है वहां, और वहां उतर के जाते हैं तो उनको एहसास होता है घूमते वक्त, मन और दिमाग तो ये कहता है कि यार धारीवाल साहब ने काम तो बहुत जोरदार किया है, ऐसी फैसिलिटी दे दी हमको। लेकिन जब सदन में बोलते हैं तो इनकी जबान नहीं निकलती, और जबान और दिमाग में तालमेल बिगड़ जाता है, क्योंकि सुबह ही घूम के आ रहा है वहां पर उस सेंट्रल पार्क में, जो पूरी दुनिया के अगर किसी पार्क से तुलना करोगे तो आपको प्रथम स्थान पे मिलेगा। मुझे खुशी है ये बताते हुए, न केवल सेंट्रल पार्क, न केवल सिटी पार्क, कोटा के पार्क, पूरे राजस्थान में अगर पार्कों की संख्या का आप हिसाब लगाओगे, डेवलपमेंट का क्या हिस्सा है? 3 चीजों से शहरीकरण होता है। लोकल बॉडी 3 जगह काम करती है। एक होती है बेसिक नीड, जहां हम बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और तीसरा होता है डेवलपमेंट जहां हम पार्क और जिम और ये सब फैसिलिटीज बनाते हैं। मुझे खुशी है कि ये पहला टेन्योर है जिसमें सैकड़ों की तादाद में पार्क पूरे राजस्थान में बने। पार्क न केवल मानसरोवर में, सांगानेर से आने वाले विधायक गायब हैं, उनको कहना पड़ेगा यहां सदन में खड़े होकर के कि सिटी पार्क ऐसी सौगात दी जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है। ये जब निकलते हैं सुबह सुबह घूमने के लिए तो वापस आके इस बात का जवाब देते हैं, फोन करते हैं कि पार्क तो बहुत जोरदार बनाया, लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ इसलिए है कि पार्क, एक वर्ल्ड क्लास पार्क इन्होंने यहां एक सौगात के रूप में दिया। चाहे सोडालास वाली एलिवेटेड रोड हो, चाहे मेट्रो का मसला हो, चाहे रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग हो, चाहे राजभवन में संविधान पार्क हो, राजभवन में, वो भी जेडीए का काम है, धन्यवाद देना जब बोलो जब, और चाहे B2B बाईपास हो, चाहे जवाहर सर्किल हो, चाहे गांधी म्यूजियम हो, और चाहे जो बन रहा है, जो IPD टावर बन रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल बनेगा। एक ऐसा लक्ष्य लेकर के खड़े हुए हैं जिसमें आज जो प्रॉब्लम है एसएमएस के अंदर, वो सब समस्याओं का समाधान एक फ्लोर पे होगा। अगर हार्ट का मामला है तो हार्ट का समाधान एक फ्लोर पे होगा, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रो की सारी फैसिलिटी एक फ्लोर पे होगी, न्यूरो की प्रॉब्लम है तो न्यूरो की सारी फैसिलिटी एक फ्लोर पे होगी। और मैं एक बात का और इनसे सवाल करना चाहता हूं, बहुत क्रिटिसिज्म किया इन्होंने जब हेल्थ पे चर्चा हो रही थी, जब सवाल ये करना चाहता हूं इनसे कि अगर राजस्थान की फैसिलिटी मेडिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है तो क्यों हरियाणा के पेशेंट यहां आते हैं, क्यों यूपी के पेशेंट यहां दिखाने आते हैं, क्यों गुजरात के पेशेंट यहां दिखाने आते हैं, क्यों उत्तर प्रदेश के पेशेंट यहां दिखाने आते हैं? 2 लाख से ज्यादा पेशेंट सालाना एसएमएस के अंदर इनकी शासित स्टेटों से आते हैं। इसका मतलब वहां हेल्थ की व्यवस्था चरमराई हुई है और जयपुर शहर सब चीजों को सर्व कर रहा है। 2-3 बात आपने घंटी बजा दी, 2-3 बात मैं और कहना चाहता हूं। जयपुर शहर के अंदर हमने क्या किया ये मैंने आपको बताया, और भी बहुत सी बात बता सकता हूं, लेकिन इन्होंने क्या किया वो बता दूं। 1 मिनट में बता दीजिए। इन्होंने द्रव्यवती योजना लेके आए, कीचड़ से भरी हुई है,
एक काम नहीं किया जयपुर शहर के लिए इन्होंने, और कोई उसकी प्लानिंग नहीं करी, अधूरी छोड़ दी योजना को। ठेका प्रणाली करी, सिर्फ ठेकों का काम किया। शहर के अंदर एलईडी के नाम पे, बिजली बचत के नाम पे एलईडी की एक स्कीम लेके आए, एक ही फर्म को पूरे राजस्थान का ठेका दे दिया। दुनिया भर का करप्शन हुआ उन लोकल बॉडीज में जिसमें देने का पैसा नहीं है, चाहे जोनल डेवलपमेंट प्लान का मसला हो और चाहे मसला हो एलईडी का। इन्होंने ठेका प्रणाली का काम किया और ठेके दिए, और हद तो जयपुर शहर के नगर निगम में कर दी, बीवीजी को ठेका दे दिया। ये सांगानेर से आने वाले विधायक बैठे हैं यहाँ पर, ये मेयर थे तब, और पिछली बार ये कह रहे थे जब मैंने बीवीजी की चर्चा करी कि पूरा शहर सड़ रहा है, और जब बीवीजी ये एफिडेविट इनसे एफिडेविट ले होगी, मैं मेयर था क्या उस समय, ये एफिडेविट लो इनसे। ये बताते हुए सभापति महोदय, मुझे इन्होंने सदन में कोई बात नहीं, ये एफिडेविट टेबल करे कि मैं मेयर था क्या। ये बताते हुए सभापति महोदय, बीवीजी 100 करोड़ लेके जा रही थी। सभापति महोदय, हमने बीवीजी सभापति महोदय, इनसे एफिडेविट लो। 30 करोड़ रुपए सालाना। ये कह रहे मैं मेयर था, मैं उस समय मेयर था ही नहीं, मैं तो मेयर बाद में बना। इनसे एफिडेविट लो पहले, कि मेयर क्या ये एफिडेविट देवे ये वालों से किस बात की? ये रामगंज चौपड़ पे खड़े होकर बोल रहे हैं क्या ये सदन है? इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? रामगंज की नौसिखिया बात करते हैं यहाँ खड़े होकर, ऐसे मैं हॉस्पिटल में ये हो गया, ये हो गया। आप तो एफिडेविट दो ना, मैं मेयर था क्या? नौसिखिया तरीके से बात खड़े होकर, रामगंज चौपड़ है क्या ये? यहाँ खड़े होकर सदन में बोल रहे हैं, इनसे एफिडेविट लो। ये नौसिखिया तरीके से बात कर रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने कहा जब मैं सदन में नहीं था, आज भी ये कह रहे हैं मैं मेयर ही बाद में बनाऊं, ये उससे पहले ही बोल रहे हैं। ये रामगंज चौपड़ नहीं है, ये रामगंज चौपड़ नहीं है। एफिडेविट दो यहाँ पे, एफिडेविट दो ना, एफिडेविट दो यहाँ पे, एफिडेविट दो ना। आप एफिडेविट दो ना यदि इतने सच्चे हो तो। जवाबदारी ये पक्षपात नहीं, खड़े होते हैं तो बिठा देते हैं विधानसभा में बोलने के लिए तो बिठाते हो। ये एफिडेविट नहीं दिया जाता है। कोई राम प्रक्रिया संबंधी नियमों को यहाँ एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। तो एफिडेविट नहीं है तो झूठ बोलेंगे क्या? असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे कैसे? बताए ना कौन है आपने नौसिखिया कैसे बोल सकते हो? नौसिखिया बोल रहा हूँ ना मैं। आप क्या बोल रहे हो? नौसिखिया बोल रहा हूँ, नौसिखिया बोल सकते हो? नौसिखिया बैठिए। सभापति महोदय, मान्य सदस्य ने सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य को नाम लेकर आरोपित किया है। नाम लेके नहीं, तो सांगानेर से आने वाले बन जाता है कि स्पष्टीकरण दे, वरना रिकॉर्ड पर वो बात चली जाएगी। इनके पास अगर तैयारी नहीं है तो इनको अनर्गल आरोप लगाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तैयारी है, और पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ। थैंक यू, जैसे ही एक थैंक यू माननीय सदस्य, एक शेर से मैं अपनी बात है क्या आपके पास में? थैंक यू। अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सदन में इस बात की चर्चा चली थी, जो सदस्य ने उसके नाम से कोई उन पर आरोपित नहीं करे। ये सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, जो मामला न्यायालय में है, फैलाना चाहते हैं, सनसनी फैलाना चाहते हैं। क्या बात है? ये जिनका नाम ले रहे हैं प्रचारक का, श्री प्रताप सिंह जी, वो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मामला न्यायालय में, उसमें किस लिए बोल रहे हो? के लोग हैं। जो मामला न्यायालय में है, वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। क्या बात है? क्या बात कर रहे हो? आप बताइए बैठिए, अनर्गल बात करते हैं, नरपत सिंह से तथ्यों की बात करते हैं, नरपत सिंह गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हम। श्री नरपत सिंह जी राजवी, सर कंक्लूड करने दो, 2 मिनट कंक्लूड करने दो सर, 2 मिनट होगी बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज बैठिए, आप बैठिए, आप चालू करिए आप। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। अध्यक्ष अंकित जी नहीं हो रहा है, अंकित नहीं होगा। बोलिए आप बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, सुनिए, सभापति महोदय, शहरी यूडीएच अर्बन डेवलपमेंट अभी बता रहे थे, उनके एसेंशियल्स क्या क्या है।
सोसाइटीज की जो मशरूम ग्रोथ हुई है, टाउनशिप में एक्सपेंशन, पॉपुलेशन जो एक्सपेंशन है, 20 वर्षों में सेंसस होती है और उसमें जो एवरेज निकल रहा है उससे 10% एक्स्ट्रा हर जगह डेवलपमेंट होता है। राजस्थान की सरकार, चाहे आपकी पार्टी की हो चाहे दूसरी हो, वी हैड फेल्ड, और इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये मौका दिया 1981 में, जब मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर जब बिराज रहे थे। सीलिंग लॉ लागू हुई है, उसको बाईपास भी करना था। और इस डेवलपमेंट में जितनी ये सी स्कीम हुई है या विद्याधर नगर हुई है जो सरकार ने की है, वैसी स्कीम्स तो डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन छोटे छोटे करते हुए 30 फीट की सड़क पर बहुमंजिला मकान बना सकते हैं, वो सारी क्रियाकराई में आपने सत्यानाश करके रख दिया। जहां पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया, RUIDP में 4 इंच की पाइपलाइन पूरे नेटवर्क इसमें जयपुर में बैठाइए। मालवीय नगर और विद्याधर नगर में 24 घंटे पानी देंगे। उस आधार पर वो चेंज हमारे आने के बाद में हम लोगों ने किए, क्योंकि वो सिस्टम लागू नहीं हो सकता था। BRTS लागू किया। आज आप भी जानते हैं कि BRTS कितनी सक्सेसफुल है, और उसको भी अब चेंज करना पड़ेगा। पानी भरने का, रेन वाटर डिस्चार्ज का, परकोटे में जितना सिस्टम है, हम 70 साल की आजादी के बाद जितने भी विकास आगे किया है, मकान तो खूब बन गए, लेकिन रेन वाटर डिस्चार्ज का सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए। मैंने देखा है त्रिपोलिया के सामने किशोर निवास के पास एक जगह से कोई पट्टी टूटी थी, वहां पे घोड़ा बैठकर पूरे निकल जाए, चूने में बनी हुई है, घोड़े पर बैठकर सवार निकल जाए, लेकिन वो पानी सीधा जल महल की तरफ जाता था। अब लोगों ने वहां पे बीच में ध्यान नहीं रखा, बेसमेंट्स बना लिए, पानी अवरुद्ध हुआ। वो बात